नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की विशेष चर्चा होगी नवम भाव पर। नवम भाव जहां से हम अपने भाग्य का विचार करते हैं। भाग्य बहुत बड़ी ज़रूरत है, अच्छा होना भाग्य भाव का। विशेषकर अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि भाग्य अगर अच्छा है तो तभी आपका कर्म आपका साथ देगा। कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। देखिए, कर्म और भाग्य का बहुत अनोखा संबंध है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमको लाभ मिलता है या उसमें हमको नुकसान होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य दोनों मिला हुआ है। अब उसके लिए कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए भाग्य का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की विशेष चर्चा भाग्य भाव पर होगी। कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं, कौन कौन से योग बनते हैं तो जातक बन जाता है प्रबल, भाग्यवान और अपने जीवन को राजा के समान जीता है। सबसे पहले नंबर पर धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरे नंबर पर नवम स्थान के भी कारक हैं। भाग्य भाव को देखने के लिए सबसे पहले हमको देवगुरु बृहस्पति को देखना चाहिए। सबसे बड़ा सूत्र है, देखिए कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया। पहला सुख हो निर्मल काया यानी लगन। अगर लग्न अच्छा है, क्योंकि लग्न से तनुभाव की बात होती है। और दूसरा सुख दूसरे नंबर पर, यह दूसरा सूत्र है कि दूसरा ही सुख है कि भाग्य स्थान अच्छा होना चाहिए। और तीसरा पंचम भाव अच्छा होना चाहिए, यानी तीनों त्रिकोण हो गया। तीनों त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और नवम, अगर ये तीनों अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो लगन का कारक कौन? सूर्य। पंचम का कारक कौन? बृहस्पति। नवम का कारक कौन? बृहस्पति। सुख का कारक कौन? बृहस्पति। पुत्र का कारक कौन? बृहस्पति। तो बृहस्पति कितना अहम है हमारे जीवन में। अगर गुरु नाराज हो जाए, ऐसे कहते हैं ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, तो सबसे बड़ा देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है। ज्योतिष बहुत ही सरल है। अगर आप सरलता से, अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, बहुत ही अच्छा सूत्र है जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगा और आप अपना भी सुझाव देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखिए, धन के कारक बृहस्पति, पति के कारक बृहस्पति, सुख के कारक बृहस्पति, ज्ञान के कारक बृहस्पति, सुख के कारक बृहस्पति, अध्यात्म के कारक बृहस्पति। तो इतनी सारी चीजें बृहस्पति से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए बृहस्पति द्वितीय स्थान के, पंचम के, नवम के, एकादश के कारक हैं। 4 भाव का कारकत्व प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को। इसलिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है देवगुरु बृहस्पति को देखना। इसीलिए विद्वान कहते हैं, किम करोद्ग्रहा सर्वे अद्यप केंद्रे बृहस्पति। अगर बृहस्पति अच्छे हैं जन्म पत्रिका में तो और कोई ग्रह कर क्या सकता है। जैसे हाथियों के झुंड को अकेला सिंह खदेड़ देता है, इसी प्रकार से और कोई ग्रह ऐसे जातक का क्या बिगाड़ सकता है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो बृहस्पति को किस प्रकार से होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। कैसे योग बनाते हैं, क्योंकि योगों के आधार से ही, सूत्रों के आधार से ही जन्म कुंडली के बलाबल को देखा जाता है, जातक के गुण को पहचाना जाता है। सूत्रों के आधार से दुर्योग और योग, ये दोनों मिलाकर के ही जातक के पूरे फ्यूचर को बताते हैं। इस योग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो भाग्य भाव को देखने के लिए सबसे पहले हमको देवगुरु बृहस्पति को देखना है। भौतिक सुखों के कारक, देखिए अब बहुत धन है लेकिन अब आप बैंक में जमा कर रखे हैं, ना खाते हैं ना दान देते हैं। देखिए, धन की भी 3 गति है, दान, भोग या नाश। 3 गति है, या तो दान कर दीजिए या भोग लीजिए, यानी अपने सुख में ले लीजिए, या नहीं तो नाश हो जाएगा। अंत में कहीं ना कहीं उसका नाश हो जाएगा। तो धन की केवल 3 ही गति है। तो सबसे पहले नंबर पर भोग लेना चाहिए, दूसरे नंबर पर दान भी करना चाहिए जिससे आगे मिले, क्योंकि आपने दिया है, स्वाभाविक सी बात है, आपने पिछले जन्म में दे रखा है, दान किया है खूब, इसलिए आपको मिल रहा है। और अभी अगर देते रहेंगे तो आगे भी मिलता रहेगा। तो भौतिक सुखों के कारक शुक्र हैं और आध्यात्मिक सुखों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों को विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि
गुरु भाग्य भाव के कारक हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी, पहला सूत्र है, यदि नवम स्थान का स्वामी भाग्य भाव में ही स्थित हो और देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी देख लें, आप कहां से देख सकते हैं बृहस्पति, या तो पंचम भाव में बैठे होंगे तो देखेंगे, या फिर तीसरे भाव में बैठे होंगे तो देखेंगे, या नवम भाव में बैठे होंगे तो देखेंगे। अगर भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य भाव में स्थित है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति का 3 स्थान है जहां से बृहस्पति देख सकते हैं। या तो बृहस्पति लगन में होंगे, या तीसरे भाव में होंगे, या पंचम भाव में होंगे। पंचम से 5वीं और तीसरे से 7वीं और लगन से 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक या फिर दृष्टि पड़ जाए या फिर बृहस्पति और नवम भाव का स्वामी दोनों युक्ति बना करके नवम भाव में ही बैठे हों। ये 2 प्रकार का योग बताया गया है, या तो बृहस्पति देख रहे हों या बृहस्पति नवम भाव में स्थित हों, नवमेश के साथ, नवम भाव के स्वामी के साथ। तो और अब वो बृहस्पति कहाँ के स्वामी है, ये एक अलग सूत्र लागू होगा। लेकिन अब कारक हैं जो भावा जो जहाँ का स्वामी है, अगर वहाँ पर युक्त है या दृष्ट है तो ये बहुत अच्छा सूत्र लागू होता है। यहाँ पर अगर नवम का कारक और स्वामी दोनों अगर युक्त हो जाएंगे तो क्या पूछना है, अपने आप में एक अत्यंत भाग्यवान योग बन जाएगा। ऐसा जातक राजा के समान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे नंबर पर भाग्येश केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो, भाग्य स्थान का स्वामी जो भी ग्रह है, नवम स्थान का स्वामी जो भी ग्रह है वो केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, या पहले 5वें व 9वें, ये लक्ष्मी और विष्णु स्थान में स्थित हो। नवम स्थान का स्वामी अगर पहले नंबर पर केंद्र में अगर स्थित हो जाता है नवम का स्वामी तो ज़्यादा अच्छा योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में जाएगा तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा, लेकिन त्रिकोण में भी अगर जाता है तो भी अच्छा है। कहीं भी स्थित हो और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से जातक प्रबल भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा। अपने चाहे कैसे भी गरीब से गरीब घर में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन अपने जीवन में हर प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने वाला होगा ऐसा जातक। तीसरा सूत्र है भाग्य भाव में उच्च राशि या मित्र राशि का कोई ग्रह स्थित हो। भाग्य स्थान में अगर कोई ग्रह मित्र राशि का, अब जैसे बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हों या सूर्य बैठे हों मंगल की राशि में, या मंगल सूर्य की राशि में बैठे हों, तो यानी मित्र राशि का कोई ग्रह बैठा हो या उच्च राशि का बैठा हो। जैसे अब जैसे मान लीजिए नवम भाव में मेष राशि है तो वहाँ पर सूर्य बैठे हों उच्च राशि के, अगर मीन राशि नवम भाव में हो तो वहाँ शुक्र बैठे हों उच्च राशि के। इस प्रकार से मित्र राशि का ग्रह हो या उच्च राशि का ग्रह हो, बलवान होकर बैठा हो तो जातक भाग्यवान होता है, निश्चित भाग्यवान होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। भाग्येश जिस भाव में स्थित हो उस भाव पर बहुत बड़ी विशेषता वृद्धि हो जाती है। देखिए भाग्य स्थान का स्वामी है, वो एक अच्छे स्थान का स्वामी है। आप ऐसा समझ लीजिए कोई मित्र आपका बहुत धनवान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो आपके घर में आकर रह करके बिजनेस करना प्रारंभ करता है या आपके आसपास रहता है तो निश्चित आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई ना कोई काम ही आपको दे देगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे देगा आपको, जिससे आप भी धनवान बन सकते हैं। यानी भाग्येश जिस भाव में स्थित हो उस भाव की वृद्धि करता है, साथ ही उस भाव से मिलने वाले यानी उस भाव का स्वामी उस भाव की वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही उस भाव का स्वामी भाग्य भाव के समान फल देने वाला बन जाता है, भाग्येश जिस भी भाव में स्थित हो। अब अगर ये सूत्र लागू होता है कि अष्टमेश जहां पर बैठा हो उस भाव का नुकसान करता है, उस भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं परेशानी देता है। आज भाव में अष्टम भाव का स्वामी अगर बैठ जाए तो खराब माना जाएगा ना। इसी प्रकार से अगर भाव में भाग्य स्थान का स्वामी बैठेगा तो भाव की वृद्धि कर देगा, भाव की वृद्धि करेगा, भावेश की वृद्धि कर देगा। वो भाव का उस भाव का स्वामी अपनी दशा में बहुत ही अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। सिंह लगन में मंगल छठे भाव में स्थित हो
तो जातक श्रेष्ठ भाग्यवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंह लगन में छठे भाव में मकर राशि आएगी, भाग्य से बनेंगे मंगल, और मंगल अपने से दसम भाव में उच्च राशि के बैठेंगे। केवल सिंह लगन में यह सूत्र लागू होगा, मंगल वहां उच्च के होंगे, और उच्च का मंगल, और पहले नंबर पर अपने भाव को यानी नवम भाव को मंगल चौथी दृष्टि से दृष्टि प्रदान करेंगे छठे भाव में बैठ करके, तो अपने भाव को भी देखेंगे और उच्च के भी होंगे। छठे भाव में मंगल उच्च के शत्रुहंता योग बना देते हैं। कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। छठे भाव में बलवान होकर के मंगल, उच्च राशि के होकर के मंगल अगर स्थित होते हैं तो निश्चित है अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये योग अन्य लग्नों के लिए लागू नहीं होगा। भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का मालिक यदि 6, 8, 12 भाव में अगर स्थित हो जाए तो जातक भाग्य के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। जातक को भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। छठे भाव में कम, 8वें भाव में अधिक, और 12वें भाव में उससे भी अधिक। भाग्य हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, या दृष्ट हो, पाप कर्तृ योग में हो, फंस गया हो, तो ऐसा जातक देखिए, अब भाग्य भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, या 12वें भाव में हो, अशुभ ग्रह के साथ हो जाए और खराब, राहु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, दृष्ट हो जाए और खराब, वही पाप कर्तृ योग में हो जाए तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भाग्य अष्टम भाव में बैठा है, सप्तम भाव में सूर्य और नवम भाव में राहु। अब अष्टम भाव में भाग्येश पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है। ये योग फिर ज़्यादा अपने जीवन में जातक को संघर्ष करवा लेता है। यदि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में गुरु प्लस चंद्रमा यानी गुरु चंद्रमा बैठे हों, वैसे ही गजकेसरी योग बन जाएगा, बहुत अच्छा योग माना जाता है। बुध चंद्रमा बैठे हों, बहुत अच्छा योग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। शुक्र और बृहस्पति बैठे हों, ये भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और तीसरे नंबर पर मंगल और चंद्रमा बैठे हों, उच्च राशि के बैठे हों, शनि देव तो भी अच्छा है। शनि देव अगर बैठे हैं लेकिन उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों तो अच्छा है। मित्र राशि में हो तो भी अच्छा है, क्योंकि शनि देव कहते हैं ना, स्थान हान करो जिह्वा स्थान लाभ करो शनि। शनि देव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से मिलने वाले सुख में वृद्धि करते हैं। तो ये 4 सूत्र हैं। गुरु चंद्रमा युक्ति नवम भाव में, बुध चंद्रमा युक्ति नवम भाव में, गुरु शुक्र युक्ति नवम भाव में, मंगल चंद्रमा की युक्ति नवम भाव में अगर ये स्थित होते हैं तो निश्चित है ऐसा जातक भाग्यवान होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें भाग्य का सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो भाग्य बलवान होना बहुत ज़रूरी है। भाग्य को बलवान करने के लिए भी उपाय और क्या कर सकते हैं और कैसे अपने भाग्य को और बलवान कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भाग्य भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु केतु व शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य भाव पर तो कहीं ना कहीं भाग्य को विलंब से, भाग्य कहीं ना कहीं जातक का विलंब से उदय होता है। भाग्य में कुछ ना कुछ अड़चनें, बाधाएं, कोई बनते बनते काम में रुकावटें, मिलना चाहिए 1 लाख मिलता है 25,000, इस प्रकार के योग बना देते हैं। अब ये युक्ति किस प्रकार से बनेगी? देखिए, अगर शनि देव नवम भाव, शनि देव अगर द्वादश स्थान में स्थित होंगे तो अपनी दसम दृष्टि से देखेंगे नवम भाव को। शनि देव अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो देखेंगे 7वीं दृष्टि से नवम भाव को। शनि देव सप्तम भाव में बैठेंगे तो देखेंगे तीसरी दृष्टि से नवम भाव। यदि राहु पंचम भाव में बैठते हैं तो देखते हैं 5वीं दृष्टि से। लगन में बैठेंगे तो देखेंगे 9वीं दृष्टि से। और ऐसे ही केतु इसी प्रकार से, यानी गुरु लगन के में अगर केतु बैठे हों, 5वें भाव में बैठे हों या नवम भाव में बैठे हों तो इनका प्रभाव पड़ता है। शनि, राहु व केतु, इन सभी ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती है, शनि राहु केतु का विशेष करके नवम भाव पर अगर दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं भाग्य में विलंब होता है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, समझ जाइए उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ
कर्म हमारा कमजोर है उसको बढ़ाने के लिए, अब देखिए इसका सूत्र भी बताया गया है कि अगर भाग्य को बलवान करना हो तो क्या करना चाहिए। जैसे शुक्र के अधिपति देवता लक्ष्मी जी हैं और बृहस्पति के नारायण हैं। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं और बृहस्पति आध्यात्मिक सुखों के कारक हैं, यानी शुक्र और बृहस्पति को ही बलवान करना चाहिए। शनि राहु केतु की दृष्टि अगर भाग्य भाव पर पड़ती है तो इनका उपाय भी करना चाहिए और विशेष सुख सुविधाओं यानी शांति, सुकून, आध्यात्मिकता, ज्ञान, घर परिवार का, बच्चों का सुख पाने के लिए नारायण की आराधना करनी चाहिए। और भौतिक सुख, गाड़ी बंगला मकान, नौकर चाकर, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ को पाने के लिए शुक्र की आराधना करनी चाहिए। करना क्या चाहिए, किस प्रकार से, आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार से उसको करना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ का स्वामी है। और अगर उपाय करना है तो उपाय करना है, रतन पहनना है रतन पहनना है। रतन जन्म पत्रिका बिना देखे नहीं पहनना चाहिए। यदि जन्म कुंडली के दसम भाव का स्वामी दशमेश, यदि जन्म कुंडली के भाग्येश और दशमेश की युक्ति हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। केंद्र त्रिकोण में देखिए सबसे पहला सूत्र है कि अगर भाग्य के स्वामी का केंद्र के स्वामी के साथ अगर संयोग बनता है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छा योग माना जाएगा, एक बहुत सुंदर राजयोग बन करके तैयार हो जाए। यदि भाग्येश केंद्र व त्रिकोण में हो तो अच्छा है, लाभ देगा। सिंपल सूत्र में आप समझ लीजिए किस प्रकार से ये इन योगों में से कोई भी एक योग बन जाए अगर जन्म पत्रिका में तो निश्चित है आप धनवान होंगे, भाग्यवान होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। कैसे, यदि जन्म कुंडली में भाग्येश केंद्र व त्रिकोण में हो तो अच्छा है, सबसे अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर लाभ भाव और नवम भाव के स्वामी नवम या दसम व एकादश भाव में ही स्थित हों और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही प्रबल भाग्यवान योग बन जाएगा, ये बहुत अच्छा योग माना जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी दसम भाव के स्वामी के साथ एक साथ दसम भाव में स्थित हो जाएं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। भाग्येश धनेश यानी भाग्य भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी धन भाव में या लाभ व दसम भाव में, लाभ भाव में स्थित हो जाए, धन भाव में स्थित हो जाए या कर्म स्थान में स्थित हो जाए, नवम भाव में स्थित हो जाए और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्या पूछना है, बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी ये धन का स्थान ही माना जाता है। भाग्य, धन, लाभ, कर्म, लगन, इनका आपस में संयोग अगर बनता है तो निश्चित जन्म पत्रिका में एक बहुत अच्छा भाग्यवान योग बनेगा। प्रिय मित्रों, आप भी अगर अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान बता करके बात कर सकते हैं। और आपके नज़र में कोई सूत्र है, अगर आप ज्योतिष में प्रेम करते हैं, आपका कोई अपना सूत्र है आप रखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमको दें और मैं अगले वीडियो में आपके सूत्र को जरूर रखूँगा। जय सिया राम।